हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन एन इंटीरियर स्लैब ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्लैब ऑफ स्पैन 4.2 मीटर। हमें एक चीज याद रखना, देखो यार, अभी तक हम एलएसएम से डब्ल्यूएसएम से दोनों से हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया। सिंपली सपोर्टेड स्लैब का एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ जो कि कॉन्टिन्यूअस स्लैब का। इसके अलावा आपका कोई वेरिएशन नहीं बनती, कोई भी आपका इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बेसिकली इंटीरियर स्लैब आपको डिजाइन करनी है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब का पार्ट है। देखते हैं इसको भी। स्पैन आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर का। ठीक है, क्लियर स्पैन फॉर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। M20 ग्रेड दिया हुआ है आपको और Fe415 दिया हुआ है स्टील का। ठीक है, लाइव लोड दिया हुआ है आपको 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये देखो इसमें नई चीज दी हुई है जो कि आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर पहले ही आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका भी यूज करेंगे जब। और फ्लोर फिनिश आपको दिया हुआ, मतलब फ्लोरिंग लोड दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 400 mm थिक वॉल ऑल अराउंड। ठीक है, मतलब जो आपको सपोर्ट दी हुई है, बेसिकली विड्थ ऑफ सपोर्ट वो कितनी दी हुई है, 400 mm। स्लैब जो है इतनी मोटी दीवार पे टिकी हुई है चारों तरफ से। तो ये चीज क्लियर सबको, डेटा सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम लिखेंगे भी वन बाय वन करके। अब आपको देखो एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज डिजाइन करनी है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें हमारी सिंपली सपोर्टेड से अलग होने वाली हैं। तो इसमें बेसिकली सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्लैब का कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डिजाइन वैल्यूज जो दी हुई हैं वो लिखने के बाद सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि मुझे स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि कौन सा पोर्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस स्लैब का भी, एंड स्पैन है, इंटीरियर स्पैन है, या आपको किस तरह का स्पैन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ इंटीरियर स्पैन जो है वो डिजाइन करना है। इंटीरियर स्पैन का मतलब क्या है, आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं कुछ इस तरह से, अगर मेरी सपोज स्लैब चल रही है और यहां पे अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से मेरा स्पैन जो है ऐसे रहेगा। यहां पे भी सपोज आप इसको कंटिन्यूअस कर लो। ठीक है, सपोज इस तरह से आपकी जो स्लैब है वो जा रही थी, तो आपको इंटीरियर स्पैन, ये वाला स्पैन आपको बेसिकली डिजाइन करना है। ये आपका एंड स्पैन कहलाता है। ठीक है, और ये आपका मिड स्पैन या फिर आप कह सकते हो इंटीरियर स्पैन आपका कहलाता है किसी भी इसका पोर्शन का, किसी भी स्लैब का जब हम बात करते हैं। तो अब जब आपको ये चीज पता है कि हमें ये स्पैन जो है डिजाइन करना है, तो अब इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज हमें आगे लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि पैरामीटर्स हमारे चेंज हो जाते हैं। हमें पता है आगे जब यूज करेंगे तो तब उनको देखेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे चेंज हो जाते हैं इस स्पैन के अकॉर्डिंगली। तो वो देखेंगे जब आएगा हमारा टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जो हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या दी हुई है भाई, अब हमें एल दी हुई है, हमें एल क्लियर कितनी दी हुई है, 4.2 मीटर। क्लियर फॉर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यूज M20 आपको ग्रेड दिया हुआ है कंक्रीट का और Fe415 आपको स्टील दिया हुआ है। इसके अलावा लाइव लोड दिया हुआ है आपको कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, देखो नई चीज है थोड़ी। और फ्लोर फिनिशिंग आपको दी हुई है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपको विड्थ ऑफ सपोर्ट आपको दे रखी है 400 mm। ठीक है, ये बेसिक डेटा आपको दिया हुआ है यहां पे। तो इसके अलावा आपको डिजाइनिंग जब शुरू करोगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1। अब एक चीज और याद रखो यार, देखो आपको जनरली सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि मेरी स्लैब 1 वे है या 2 वे है। बट यहाँ पे आपको एक ही स्पैन दिया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका
जो स्पैन है वो बेसिकली स्लैब जो है कैसा है। तो इस कंडीशन में आप इसको वन वे स्लैब की तरह ही डिजाइन करोगे, ठीक है। अगर आपके पास एम्बिगिटी है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा, दूसरा स्पैन नहीं है आपके पास, तो आप इसको एज इट इज वन वे स्लैब की तरह डिजाइन कर दोगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ हिंट दी होगी अगर ये टू वे स्लैब होगी तो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 1 की तरफ। वन वे स्लैब डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, डेप्थ साइज अज्यूम करना। तो डेप्थ हम क्या मानते हैं भाई, यहां पे क्या डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, डी इक्वल्स टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू, यही करते थे। लेकिन यहां पे हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, इसीलिए क्या करूंगा यहां पे इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज करूंगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए सबको। तो ये आपका बहुत ध्यान से रखना है आपको, क्योंकि आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो मैं सिंगल 1 मान के यहां पे एज इट इज कर देता, मतलब सिर्फ स्पैन अपॉन ए वैल्यू करता हूं, ठीक है। तो अब दिया हुआ है तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। स्पैन आपका कितना है, स्पैन है 4.2 मीटर, मतलब 4200 अपॉन, अब ए वैल्यू आपकी क्या रहेगी यहां पे, क्योंकि आपकी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 रहती है भाई, कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है। और 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है हमें 1.2, तो यहां से हमारी जो डेप्थ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो। 4200 अपॉन 26 इंटू 1.2, 134.6 mm। तो राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, 150 ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। 150 mm प्रोवाइड कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है। प्रोवाइड डी इक्वल्स टू 150 mm, और इसी के साथ में कवर भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड एज्यूम इफेक्टिव कवर 25 mm दे देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर कैपिटल डी कितनी हो जाएगी, डी प्लस डी सी, 150 प्लस 25, कैपिटल डी हो गया आपका 175 mm। तो यहां पे आपकी साइज की जो स्पेसिफिकेशंस थी वो हम क्लियर कर चुके हैं कि हमने डायमेंशन जो है कैपिटल ओवरऑल डेप्थ जो 175 प्रोवाइड कर दी, और डेप्थ हमने कैलकुलेट भी कर ली थी अपने हिसाब से जो हमने प्रोवाइड करनी थी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बेसिकली इसके बाद हमें लोड निकालना होता है, बट जनरली इसके बाद हम इफेक्टिव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ की कैलकुलेशन चल रही है तो डायमेंशन की चल रही है, सॉरी, तो साथ साथ ही लेंथ भी यहीं पे कैलकुलेट करके चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ आप जब कैलकुलेट करोगे तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते समय, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस आपकी स्लैब है, तो कॉन्टिन्यूअस स्लैब में क्या करना होता है भाई, हमें सबसे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं कि W क्या दिया हुआ, विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी दी हुई है आपको 400 mm, इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, L क्लियर बाय 12, क्लियर स्पैन बाय 12 से कंपेयर करेंगे। देखो क्लियर स्पैन आपको कितना दिया हुआ है 4200 डिवाइड बाय 12, ये कितना आता है 4200 डिवाइड बाय 12, 350 mm। अगर हमारी जो विड्थ ऑफ सपोर्ट इससे कम रहती तो मैं एज इट इज सिंपली सपोर्टेड की तरह इसको प्रोवाइड कर देता इफेक्टिव लेंथ को, बट यहां पे क्या हो गया, W इज मोर देन L क्लियर बाय 12। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ को दूसरे क्राइटेरिया से बताना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था, जो हमारा अलग अलग स्पैन के बेसिस पे हमें इफेक्टिव लेंथ बताई हुई थी। जहां हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब ये प्रोसीजर, तो डिजाइनिंग में आप जाके चेक करना, हमने वहां पे क्या किया हुआ है, इस पर्टिकुलर स्पैन के लिए अगर है तो हमारी एल इफेक्टिव एल क्लियर के बराबर ही हो जाती है। इस स्पैन के लिए भी हमारी क्या रहती है, एल इफेक्टिव एल क्लियर के बराबर ही हो जाती है। तो यहां पे क्या होती है हमारी एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल क्लियर इस पर्टिकुलर स्पैन के अंदर भी। इसके अगले वाले में हमारा क्या होता है, जनरली एल क्लियर प्लस
D/2 और L क्लियर प्लस W/2, इन दोनों में से जो मिनिमम रहती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया रहता है। तो हमारा स्पैन कौन सा था, ये। तो हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू क्लियर लेंथ इक्वल्स टू 4.2 मीटर। इफेक्टिव लेंथ भी हमें यहां से मिल चुकी है भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो इफेक्टिवली अच्छे से हो पाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लोड कैलकुलेट करना। तो लोड की कैलकुलेशन हम करते हैं। यहां पे लोड की कैलकुलेशन जब करेंगे तो डेड लोड हमारा जो आएगा इसके सेल्फ वेट की वजह से कितना आएगा, हमने कितना साइज दिया है 0.175, 0.175 इंटू 25। यहां से आपका जो सेल्फ वेट की वजह से आपका लोड आएगा वो कितना आ रहा है 0.175 इंटू 25, 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो फ्लोर फिनिशिंग आपको दी हुई है, फ्लोर फिनिशिंग ये कितनी दी हुई है आपको, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल डेड लोड आ जाएगा आपका, टोटल डेड लोड ये कितना आ जाएगा, प्लस कर दो 5.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फैक्टर्ड, क्योंकि हम एलएसएम से कर रहे हैं, यहां पे आप लिख सकते हो कि हम इसको एलएसएम से करेंगे भाई, एलएसएम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमें WDU अल्टीमेट कितना आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ WD। तो 1.5 इंटू 5.375 कितना आ रहा है देखो, 1.5 इंटू 5.375 8.06 आ रहा है। 8.1 ले लेते हैं, 8.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए हम डिजाइन कर देंगे इसको। ये हमारा अल्टीमेट डेड लोड आ चुका है। लाइव लोड हमें कितना दिया हुआ है यहां पे, लाइव लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लाइव लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो अल्टीमेट लाइव लोड आ जाएगा WLU वो कितना आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ WL। तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहां से अल्टीमेट जो है लाइव लोड आ चुका है। अलग अलग इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हमें आगे इनकी अलग अलग ही सेपरेट जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने अलग अलग इनको कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज नॉर्मली हम इकट्ठा ही कर देते हैं, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस स्लैब है इसलिए हमें आगे जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 वो क्या रहेगा, MU। अब बेंडिंग मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस स्लैब के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें IS कोड ने क्या दिए हुए हैं, कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट्स और शियर फोर्स कोफिशिएंट्स। तो वहां से हम क्या करेंगे, इनका जो मूवमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप इस पर्टिकुलर मिड स्पैन के लिए, इंटीरियर स्पैन के लिए यहां पे आप देखिए कि पॉजिटिव मूवमेंट कितना आ रहा है और नेगेटिव मूवमेंट कितना आ रहा है। कोफिशिएंट्स बेसिकली चेक करेंगे। सबसे पहले सपोज हम लिखते हैं MU पॉजिटिव, तो इसके कोफिशिएंट्स देखो कितने आते हैं आपके, MU पॉजिटिव के हैं आपके 1/16 और 1/12। तो डेड लोड के हैं आपके WDU LE स्क्वायर अपॉन 16 प्लस WLU इंटू LE स्क्वायर अपॉन 12। ये आपके कोफिशिएंट्स हैं जो आप लोग यूज करोगे पॉजिटिव कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वैल्यूज कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है। WDU आपने कितना कैलकुलेट किया था, डेड लोड 8.1 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस डेड लाइव लोड था आपका 3 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 12। तो यहां से आपका MU पॉजिटिव कितना आ जाता है, कैलकुलेट करके बताओ। ये आएगा आपका 8.1 इंटू 4.2 स्क्वायर
डिवाइड बाय 16 प्लस 3 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 12, 13.34 यार आपका 13.34 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका mu पॉजिटिव आ गया। mu नेगेटिव ऐसे ही कैलकुलेट करो भाई। अब mu नेगेटिव, तो mu नेगेटिव में आपके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे 10 और 9 रहेंगे बेसिकली, वो आपके आएंगे माइनस WDU स्क्वायर अपॉन 10 माइनस WLU इंटू LE स्क्वायर अपॉन 9। तो यहां से आप कैलकुलेट करिए कितना आता है, माइनस कितना ये 8.1 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 3 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 9। तो यहां से देखो कितना आ रहा है आपका mu नेगेटिव, यह आएगा 8.1 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4.2 स्क्वायर अपॉन 9, 20.16 ये आ रहा है 20.16 माइनस 20.16 किलो न्यूटन मीटर। यह आपका mu नेगेटिव आ चुका है यहां से। तो दोनों मूवमेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है भाई। दोनों में से बड़ा कौन सा है? साइन तो सिर्फ हमारा क्या है, एक मियर रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ दिखाने का तरीका है। तो मूवमेंट ज्यादा कौन सा है हमारा यहाँ पे? नेगेटिव, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, डेप्थ जो रिक्वायर्ड है हमें वो कैलकुलेट करूंगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 वो क्या रहेगा कि डेप्थ रिक्वायर्ड, हमारी जो हमें जरूरत थी बेसिकली डेप्थ, वो कितनी होनी चाहिए थी इन इतने मूवमेंट्स को रेजिस्ट करवाने के लिए, अगर मैं इतना साइज देता हूं तो डेप्थ रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा भैया आपका? D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mu मैक्सिमम अपॉन Q इंटू B, ये फॉर्मूला रहता है आपका। तो अब यहां पे आप डेप्थ D रिक्वायर्ड, तो D रिक्वायर्ड जो है आपकी वो कितनी आ जाएगी? मूवमेंट जो है आपका mu मैक्सिमम आपका क्या है यहाँ पे? मैंने बताया mu नेगेटिव, और Q की वैल्यू बेसिकली पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर इसको बाद में पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। Q की वैल्यू अभी नहीं पता हमें, तो Q वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 0.36 FCK इंटू J इंटू K, यही रहता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें K की जो वैल्यू है वो कितनी है? ग्रेड क्या दिया हुआ है हमें? Fe415, तो 0.48 आपकी K की वैल्यू रहती है, और J हमारा क्या रहता है? 1 माइनस 0.42 K, तो 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। वैसे तो ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए कि आपकी 0.8 आती है जनरली सॉल्व करके, बट स्टिल अगर नहीं याद रहती तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0.48 आ रही है, सॉरी 0.8 आ रही है वैल्यू आपकी J की। तो J भी पता चल गया, K भी पता है, FC के हमें पता था, तो देयरफॉर Q कितना हो गया? 0.36 इंटू FC के कितना है आपको ग्रेड क्या दिया हुआ है? 20 ग्रेड है, इंटू J 0.8 इंटू 0.48, तो Q हमारा यहां से आ जाता है 0.36 इंटू 20 इंटू 0.8 टू 0.48, 2.76 Q आ गया हमारा यहां से। इसको पुट कर देते हैं अब हम D रिक्वायर्ड में। देयरफॉर डेप्थ रिक्वायर्ड हमारी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ, यहां पे आप ये लिख देना बेशक कि mu मैक्सिमम हमारा क्या है? mu नेगेटिव, क्योंकि यही बड़ी वैल्यू थी हमारी। तो यहां पे हमारी ये आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁻6 अपॉन 2.76 इंटू 1000। तो यहां से
जो डेप्थ रिक्वायर्ड है हमारी वो आ जाएगी 20.16 इंटू 10⁻6 अपॉन 2.76 इंटू 1000, 85.46 mm डेप्थ रिक्वायर्ड आ रही है हमारी, और हमने प्रोवाइड कितनी करी थी भाई 150, तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा ही आ रही है। तो देयरफॉर डी प्रोवाइडेड is more than D required, that is 150 is more than 85.4 mm, तो therefore safe। तो ये हमारा सेफ है भाई। यहाँ पे इतना हम अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारा जो साइज हमने दिया था बेसिकली वो हमारा परफेक्ट चल रहा है, कोई भी दिक्कत उसके अंदर नहीं है, सेफ है अभी तक। तो कंक्रीट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब बात आती है स्टील की, तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे अब। तो इसको पूरे को आप नोट डाउन करिए, जब तक मैं थोड़ी वैल्यूज लिख लेता हूं जो जो हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। लेंथ तो हमारी यही हमारी इफेक्टिव स्पैन हो गई, और डेड लोड हमने कितना लिखा हुआ है 8.1, और लाइव लोड है हमारा 3, और MU पॉजिटिव है हमारा 13.34, MU नेगेटिव है 20.16, हाँ, और डेप्थ रिक्वायर्ड जो थी वो हमने सिर्फ वही कैलकुलेट करी, कंपेयर करा है, और कुछ नहीं है इसके अलावा कोई डेटा। हाँ ठीक है, तो हाँ ये हमने नहीं लिखी ना अभी, डी जो हमने प्रोवाइड करी थी, डी है हमारी 150 और कैपिटल डी है 175, ये चीज़ हमने नहीं लिखी थी। तो अभी तक हम कर चुके हैं स्टेप नंबर 5 तक, अब बारी है स्टेप नंबर 6 की। तो इसके बाद हमारी किसकी बारी आएगी, स्टील की। तो स्टील कैलकुलेट करना है भाई अब हमें, स्टेप नंबर 6। तो देखो अभी तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि यार आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चलती हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके बाद बारी आती है एरिया ऑफ स्टील की। अब एरिया ऑफ स्टील भी हम दो तरह से निकालेंगे, एक पॉजिटिव मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कितना चाहिए भाई हमें सरिया, और नेगेटिव को रेजिस्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो स्टेप नंबर, यार ये मैं भूल जाता हूँ, सपोज 5 था, तो स्टेप नंबर 6 ये है हमारा AST। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज AST पॉजिटिव। तो AST पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU पॉजिटिव अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा AST पॉजिटिव निकालने का। ठीक है भाई, AST पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 0.5 इंटू ग्रेड आपको दिया हुआ है 20 अपॉन 415 टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4.6 1 माइनस 4.6 इंटू MU पॉजिटिव कितना था आपका 13.34 इंटू 10⁻6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 150। ठीक है, तो ये सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है, प्योरली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और मैंने बताया था इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक
कैलकुलेशन करते टाइम ही होती है। तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू 13.34 इंटू 10⁻6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 150 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 150 2.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 415, ये आ रहा है 255.47, 255.5 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा AST पॉजिटिव। तो AST पॉजिटिव पता चल गया भाई अब हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं अब, स्टील प्रोवाइड कर दो। सपोज 10 mm के हम बार्स यूज करते हैं, यूजिंग 10 mm फाई। तो नंबर ऑफ बार्स कितने चाहिए होंगे हमें, AST अपॉन π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AST कितना, 255.5 अपॉन π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 255.5 अपॉन π/4 इंटू 10 स्क्वायर, 3.25 आ रहे हैं। तो 4 कर लेते हैं यूज। ठीक है, ठीक है, 3.25 आ रहे हैं, 3.25 आ रहे हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्स 4 नंबर ऑफ बार्स यूज, और स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिंग 1000 अपॉन 4, ये कितनी आ जाएगी, 250 mm, 250 mm। ठीक है, तो ये कंपेयर कर लो। स्पेसिंग आपकी कितनी, मतलब लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रही। लिमिट क्या रहती है स्पेसिंग की आपकी, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है भाई, 3D और 300 mm। 300 से तो कम ही है, 250 है। 3D देख लो अब बस, 3 इंटू 150, 15 3 45, 450 mm। तो इन दोनों से तो 250 इज लेस देन मैक्सिमम स्पेसिंग। तो ठीक है, तो देयरफॉर प्रोवाइड 4 of 10 mm diameter at the rate 250 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर। अब बारी आती है AST नेगेटिव की। AST नेगेटिव ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, सेम 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 to 20 अपॉन 415, 1 माइनस 4.6 इंटू, ये कौन सा आ जाएगा, MU नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब MU नेगेटिव कितना था, 20.16, 20.16 इंटू 10⁻6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 150 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 150। सॉल्व कर लो। वन माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू 20.16 इंटू 10⁻6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 150 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू
150 इंटू 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 415, 393.89, 394 कर लेते हैं, 394 mm², यह आ गया AST पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना हमारा AST पॉजिटिव आ चुका है यहाँ पे। इसको भी आप 10 mm के स्टील बार से ही प्रोवाइड कर दो। तो यूजिंग 10 mm डायमीटर, तो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, 394/π/4 10²। तो यहाँ से हमारे जो नंबर ऑफ बार्स आएंगे 394/π/4 इंटू 10², 5.01 आ रहा है। तो 5 नहीं दे सकते हम फिर भी, ठीक है, 5.01 आ रहा है तो हमें 6 ही देने पड़ेंगे भाई। थोड़ी वेस्टेज हो रही है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम का दे सकते हो आप, बट 10 mm से कम का भी क्या दोगे आप, 10 mm के आप 6 सरिये दे दो आप, काफ़ी है। तो स्पेसिंग हमारी क्या रह जाएगी अब यहाँ पे, स्पेसिंग 1000/6, 166.67 mm, यही आती है। 160 दे दो इसको, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोवाइड, स्पेसिंग यही आएगी ना, हाँ ये बहुत बार कर चुके हैं यही, तो सेम आएगी। तो देयरफॉर प्रोवाइड कितने हमारे 6 ऑफ 10 mm 5 160 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमने दूसरे मेन स्टील बार्स, दोनों मेन स्टील बार्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए भाई। इसके बाद बारी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। बेसिकली हमें ये चेक भी करने पड़ते हैं यहाँ पे कि क्या ये हमारा मिनिमम स्टील बार से कम तो नहीं आ रहा, तो वो हमारा आगे चेक हो ही जाएगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दूंगा मिनिमम में। तो यहाँ पे अब आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो AST मिनिमम आपका कितना रहता है, AST मिनिमम 0.12% ऑफ BD। तो ये कितना आएगा, 0.12/100 इंटू 1000 इंटू 175, कितना आ रहा है, 0.12 इंटू 1000 इंटू 175 डिवाइड बाई 100, 210। तो 210 mm² हमारा AST मिनिमम आ रहा है। तो ये भी इससे बड़ा था और ये वैल्यू भी इससे बड़ी है, तो दोनों को रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, दोनों का चेक भी लग गया हमारा, दोनों मिनिमम स्टील बार से ज़्यादा आ रहे हैं। और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। 8 mm के डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो यूजिंग 8 mm डायमीटर, तो n आ जाएगा हमारा 200, कितना था 10 डिवाइड बाय π/4 इंटू 8²। तो ये देखो कितना आ रहा है, 210 डिवाइड बाय π/4 इंटू 8², 4.12 आ रहा है। ये भी 5 दे दो इसको भी, 4.12 आ रहा है, 17 है कि 12 है, 17, 4.17 है, तो इसको आप दे दो 5। और स्पेसिंग कितनी आ जाएगी आपकी, 1000/5, 200 की। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहती है आपकी इसके केस में, 5D और 450 mm। 5D कितना है, 15×75 होता है, ठीक है। और 450 mm दोनों से क्या है, छोटी है भाई,
मिनिमम, तो इन 200 450 से भी छोटी है तो बहुत अच्छी बात है, कर दो प्रोवाइड। देयरफॉर प्रोवाइड, कितने आए थे स्टील नंबर ऑफ बार, 5 ऑफ 8 mm डायामीटर एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। स्टील बार तक का हमारा काम जो है वो निपट चुका है बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से हमारा काम फिनिश हो चुका है भाई यहाँ तक। तो बेसिक डिज़ाइन जो है हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है कॉन्टिन्यूअस स्लैब का। इसके बाद हमारे जो चेक बचते हैं, सिर्फ शियर के लिए चेक करना हमारा बाकी है अभी, तो उसके लिए हम चेक लगा लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा स्टेप बनेगा हमारा, ये स्टेप नंबर चेक कर लेना यार, थोड़ा काउंटिंग में ऊपर नीचे हो गया। सपोज ये 6 से चल रहा था, तो स्टेप नंबर 7 अब हमारा होगा चेक फॉर शियर। शियर के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब शियर के लिए शियर फोर्स निकालनी पड़ेगी। शियर फोर्स हमारी कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। तो कॉन्स्टेंट्स हमें शियर फोर्स कॉन्स्टेंट्स वहां से कोफिशिएंट्स जो है बेसिकली वो वहां से हमें चेक करने पड़ेंगे। चेक करो या याद करो या आपको गिवन होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको हिंट या आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जहां से आप इनको चेक करके लिखोगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो शियर के लिए जब आप चेक करोगे तो सपोज इस एंड पे चेक करो और एक इस एंड पे चेक करोगे। ठीक है, सपोज इसको आप बोलते हो नंबर 1, ये आपका नंबर 2। ठीक है, तो जो VU1 आएगा हमारा वो कितना आएगा कोफिशिएंट्स के हिसाब से। यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स जनरली रहते हैं 0.55, हाँ, और 0.6, और इधर रहते हैं 0.5 और 0.6। देख लेता हूं मैं भी एक बार कंफर्मेशन के लिए। हाँ, 0.55 और 0.6 हो गया इधर, और 0.5 और 6 उधर। ठीक है, तो 0.55 डेड लोड के लिए होते हैं इंटू L क्लियर। इसमें क्लियर लेंथ यूज होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्लियर और इफेक्टिव हमारी सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं है, अदरवाइज आपको याद रखना है यहाँ पे 0.6 WLU इंटू L क्लियर। तो ये आ जाएगी हमारी 0.55 इंटू डेड लोड हमारा कितना आया था 8.1 इंटू 4.2 प्लस 0.6 इंटू 3 था हमारा ये, और ये 4.2। तो VU1 हमारी कितनी आ रही है यहां से, ये आ जाएगी 0.55 इंटू 8.1 इंटू 4.2 प्लस 0.6 इंटू 3 इंटू 4.2, 26.271 किलो न्यूटन हमारी यहाँ पे VU1 आ जाती है। एंड VU2 हमारी कितनी आएगी, कोफिशिएंट्स हमें 0.5 WDU इंटू LC प्लस 0.6 WLU इंटू LC। तो 0.5 इंटू 8.1 इंटू 4.2 प्लस 0.6 इंटू 3 इंटू 4.2। तो VU2 देखो कितनी आ रही है, ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं क्योंकि 0.55 और 0.5 का ही डिफरेंस है, बट 0.5 इंटू 8.1 इंटू 4.2 प्लस 0.6 इंटू 3 इंटू 4.2, 24.57 किलो न्यूटन हमारी यहाँ से VU2 आ गई भाई। दोनों हमने शेयर फोर्स निकाल ली, इस एंड पे भी निकाल ली और इस एंड पे भी निकाल ली। तो दोनों शेयर फोर्स में से जो मैक्सिमम है उसको उसके कोरेस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आपकी कॉन्टिन्यूस स्लैब रहती है तो बहुत सारे आपको, सपोज ये तो हम सिंगल स्पैन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं,
कि आपको एक इंटीरियर स्लैब के लिए बोल दिया, अगर सपोज पूरी को आपको डिजाइन करना है तब भी आपको क्या करना है, शियर का जब आप चेक लगाओगे तो मैक्सिमम शियर फोर्स जो आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस निकाल लेना, और जो फिर टाउ सी की जो वैल्यू निकालोगे वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपने दिया होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेना। ठीक है, देखते हैं वो मतलब टाउ सी की वैल्यू जो आएगी उस पीटी के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है। तो यहाँ पे जो टाउ वी हम निकालेंगे वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी, मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो वी यू 1 अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं या लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगी वी यू अपॉन बी डी। वी यू 1 आपका क्या है 26.271 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है इसलिए, अपॉन 1000 इंटू 150, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी करो सॉल्व। 26.271 है ना, हाँ 271 अपॉन 150 0.175 0.175 न्यूटन पर mm²। यहां से आपकी टाउ वी की जो वैल्यू है नॉमिनल शियर स्ट्रेस 0.175 न्यूटन पर mm² जो है आ चुकी है भाई। इतनी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपकी यहाँ पे लग रही है स्लैब के ऊपर। इसको कंपेयर करना है भाई अब आपको बस किससे, के इंटू टाउ सी से। तो के इंटू टाउ सी के लिए आपको टाउ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए परसेंटेज स्टील चाहिए होगा, तो वो परसेंटेज स्टील आप यहाँ पे देखोगे। अब तो एक बार इतना डाउनलोड कह रहा हूँ इतना पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 8 याद रखना, यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं, काउंटिंग भूल जाते हैं नहीं तो। ठीक है, अब थोड़ी सी मेजर चीजें लिख लेते हैं जो जरूरत पड़ सकती है हमें। AST पॉजिटिव हमने कितना दिया है, ये दिया हुआ है 4 ऑफ 10 mm एट द रेट 250 सेंटर टू सेंटर। AST नेगेटिव दिया है 6 ऑफ 10, स्पेसिंग 160 mm सेंटर टू सेंटर। और AST डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये दोनों में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैंने माइनस पे मतलब सपोर्ट के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम दे दो और मिड स्पैन में भी आप सेम दे सकते हो। 5 ऑफ 8 mm 5 ऑफ 8 mm एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। और क्या क्या कैलकुलेट किया है, VU1 है आपका 26.27, एक VU2 है 24.57, टाउ वी आया है 0.175। ठीक है, ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आई होप ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो स्टेप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 8 हमारा क्या रहेगा भाई, अब टाउ वी, स्टेप नंबर 8 नहीं है बेसिकली, वही कंटिन्यू चल रहा है, वैसे स्टेप नंबर 7 ही चल रहा है। तो कंपेयर करना है हमें टाउ सी और के इंटू टाउ सी से बेसिकली। तो टाउ सी निकालनी पड़ेगी पहले। टाउ सी के लिए हमें एरिया ऑफ स्टील चाहिए। तो देखो नाउ पीटी परसेंटेज क्या रहेगी आपकी, AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ पे पीटी परसेंटेज के लिए आप जब करोगे तो AST आप कौन सा कैलकुलेट करोगे, जो सबसे ज्यादा है
उसके लिए आप यहाँ पे चेक करोगे। इसीलिए कर लेना, ये देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा पे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। आप ये ध्यान रखना कि सपोज जब आप यहाँ पे सपोर्ट्स पे दे रहे हो, सपोज तो नीचे से आपने एक दिया हुआ है इधर सरिया और ऊपर से भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप कट करोगे इसको तो ये भी रोकने के लिए है इसको और ये भी रोकने के लिए है। तो रियल में देखोगे तो दोनों ऐड करके तब आपको चेक करना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ या इधर दिया हुआ है इसको लेके ही हम इसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सरिया या तो ये वाला या फिर ये वाला। तो जो मैक्सिमम दिया हुआ है उसको लेके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा सेफ डिजाइन रहेगा। ये है हमारा नंबर 1। तो AST कौन सा ले, ज्यादा कौन सा दे रखा है इन दोनों में से, AST पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव है तो 6 of 10 mm ये वाला ले लेते हैं। ये आएगा 6 × π/4 × 10 स्क्वायर अपॉन 1000 × 150 × 100। ये देखो कितना आ रहा है बाप का परसेंटेज, 6 × π × 10 स्क्वायर × 100 अपॉन 4 × 1000 × 150, 0.3 ये आ रहा है आपका 0.31%, ठीक है। तो इन दोनों में से यही था ज्यादा आपका, हाँ 0.3% आ जाएगा, 31। ये आपका PT आ गया यहां से। इतनी परसेंटेज के कॉरेस्पॉन्डिंग अब आप क्या करो, टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब आप टेबल में से चेक करो, आपको जो वैल्यू दी होगी यहां पे वो वैल्यू मिल जाएगी आपको, चेक करिए टेबल में से एक बार। ठीक है, तो ये आएगी आपकी 0.25 के कोरेस्पॉन्डिंग है फ्रॉम टेबल, टाउ सी फ्रॉम टेबल। तो ये आ रही है आपकी वैल्यू 0.25% के कोरेस्पॉन्डिंग है आपकी 0.36 और 0.50% के कोरेस्पॉन्डिंग है आपकी 0.48। हमें कहाँ चाहिए, 0.31 पे, यहाँ चाहिए हमें। तो इंटरपोलेट कर लो भाई, बाय इंटरपोलेशन तो टाउ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी भाई, 0.36 प्लस 0.50 माइनस 0.25 अपॉन, सॉरी ये आपका यहाँ पे आएगा 0.48 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.31 माइनस 0.25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वैसे तो ज़्यादा ही आ रही है, आपको वैसे ही पता चल रहा है 0.36 से तो ज़्यादा है ही नहीं वो, बट ये आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो फॉर्मेलिटीज़ जो है आपको वो करनी पड़ेंगी पूरी। ये आएगा आपका 0.48 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.31 माइनस 0.25 प्लस 0.36 0.388। तो 0.388 आ रहा है, तो 0.39 लिख सकते हैं इसको हम, टाउ सी को। तो और के की वैल्यू जो आएगी अब वो नाउ के स्लैब डेप्थ फैक्टर, नाउ के फ्रॉम टेबल, ठीक है। कौन सी डेप्थ के कोरेस्पॉन्डिंग निकालोगे, कितनी दी हुई थी हमने, 175। 175 के कोरेस्पॉन्डिंग आपकी कितनी आ रही है भाई, 1.25 है शायद आपकी,